रावलपिंडी में गुजारे हुए माह साल को याद करता हूँ तो यूँ लगता है जैसे वो सब एक ख्वाब था। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था ये ख्वाब कभी ख़त्म नहीं होगा। कॉलेज के बाद रात गए तक में दोस्तों के हमरा, कभी कॉलेज रोड के जमजम कैफ़े, कभी सदर की किताबों की दुकानों, कभी बरलास होटल और कभी कामरान होटल में चाय की महफिलों में वक्त गुजारता। इन महफिलों में हमारी गुफ्तगू का महवर किताबें और अदीब होते या फिर सिरोज, ओडियन और प्लाजा सिनेमा पर आने वाली नई अंग्रेजी फिल्मों पर गुफ्तगू होती। घर का माहौल भी किताबों के जिक्र से आबाद था। अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी की नसर और शायरी की किताबें हमारे घर की लाइब्रेरी में थीं। ये वो ज़माना था जब मुख्तलिफ शहरों में नेशनल सेंटर्स थे जहाँ हर रोज़ कोई न कोई तकरीब होती, कभी मुशायरा, कभी मुबाहिसा, कभी सेमिनार। उन्हीं दिनों मेरी शनासाई पंजाबी की एक ऐसी किताब से हुई जिसने मुझे चौंका दिया था। ये पंजाबी के मारूफ शायर मोहन सिंह की शायरी की किताब सावे पत्तर यानी हरे पत्ते थी। मुख्तसर साइज की इस किताब में छोटी बड़ी 42 नज़में थीं जो अपने उसलूब, सौती और बसरी इमेजेस, जज्बों से छलकते हुए लफ्ज़ों, अपनी मिट्टी की महक में सांस लेते मंजरों और गहरे समाजी शऊर में गुंदी शायरी थी। इसी किताब में मोहन सिंह की एक खूबसूरत नज़्म बच्चा थी। इस नज़्म की 2 सतरें मुलाहिजा करें और इस्तिआरे की तहदारी पर दाद दें। बच्चे जया न मेवा डिठा, जितना कच्चा उतना मीठा। यानी मैंने आज तक बच्चे जैसा फल नहीं देखा, ये जितना कच्चा होता है उतना ही मीठा होता है। पंजाबी ज़बान में शाह हुसैन, वारिस शाह, बाबा फरीद, बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, मियाँ मोहम्मद बख्श जैसे बुलंद कामत शायरों ने पंजाबी को बासरवत बनाया। ये पंजाबी शायरी का क्लासिकी शायरी का दौर, लेकिन मोहन सिंह की शायरी का आहंग जदीद था। मैं इस किताब को जूं पढ़ता गया, मुझ पर मोहन सिंह की तख्लीकी सलाहियतों के दरवाह होते गए। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि ये कौन शायर है जिसकी शायरी में अपनी मिट्टी की खुशबू महकती है। ज़रा तहकीक पर पता चला कि मोहन सिंह का आबाई घर तो दमियाल में था, जो मेरे दिलबर शहर रावलपिंडी से मुत्तसिल है, और जहाँ मेरे मैट्रिक के उर्दू के उस्ताद भी रहते थे, जिनसे मिलने मैं कई बार धमियाल गया। इसी धमियाल में पंजाबी शायरी को नया आहंग देने वाला मोहन सिंह पैदा हुआ, जिसने मिक़दार और मेयार के हवाले से पंजाबी शायरी में अहम किरदार अदा किया। मोहन सिंह के वालिद जोत सिंह पेशे के लिहाज से डॉक्टर थे। उनका आबाई घर तो दमियाल में था, लेकिन मुलाजमत के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में रहते थे। ये उन दिनों की बात है जब वो मर्दान में प्रैक्टिस कर रहे थे। 1905 में उनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम मोहन सिंह रखा गया। जल्द ही जोत सिंह धमियाल में वाक़ई अपने आबाई घर आ गए। फिर धमियाल की इन्हीं गलियों और खुली फजाओं में मोहन सिंह पला बढ़ा। उसने 5वीं जमात तक तालीम धमियाल के प्राइमरी स्कूल में हासिल की। 6ठी से 8वीं क्लास तक तालीम रावलपिंडी के कदीमी मोहल्ले करतारपुरा के स्कूल और फिर 9वीं 10वीं की तालीम लुधियाना के स्कूल में हासिल की। ये वो ज़माना था जब बच्चों की शादियां जल्दी कर दी जाती थी। मोहन सिंह की शादी भी 18 साल की उम्र में कर दी गई। उसकी बीवी का नाम बसंत था। बसंत अपने नाम की तरह खूबसूरत थी। इससे पेशतर मोहन सिंह की शायरी में दिलचस्पी का आगाज हो चुका था। अब उसकी ज़िंदगी में बसंत आई तो ज़िंदगी और हसीन हो गई, लेकिन खुशियों का ये अरसा मुख्तसर था। शादी के 4 साल बाद ही बसंत का इंतकाल हो गया। यह हादसा मोहन सिंह की ज़िंदगी में एक गहरा खला छोड़ गया, जिसका असर आखिर दम तक रहा। 6 साल गुजर गए। फिर दोस्तों के कहने पर उसने सुरजीत कौर से शादी कर ली। अब उसने मुंशी फाजिल का इम्तिहान पास कर लिया था और पंजाब के कस्बे खानेवाल के एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये मोहन सिंह की मंजिल नहीं थी। वो आगे बढ़ना चाहता था। उसने ओरिएंटल कॉलेज से फारसी में MA किया और अमृतसर के खालसा स्कूल में मुलाजमत का आगाज किया। यह अरसा मोहन सिंह के लिए फनी जिंदगी का अहम मोड़ था। यहीं पर उसे संत सिंह, तेजा सिंह और गुरबचन सिंह की महफिलें मुयस्सर आईं। इन महफिलों में कितने ही अदबी मौज़ूआत ज़ेर बहस आते, मुख्तलिफ ज़बानों में अदबी रुझानात पर बहस होती। यहीं पर उसे मगरबी अदब को पढ़ने का मौका मिला, जिसके असरात उसकी शायरी में भी देखे जा सकते हैं। मोहन सिंह की शायरी का आगाज एक रोमानवी शायर के तौर पर हुआ, जिसमें जज्बों की शिद्दत और टूट कर चाहने की कैफियत है। लेकिन जो उसका फनी सफर आगे बढ़ा, उसकी शायरी में तरक्की पसंदी का रंग गालिब आने लगा। मोहन सिंह बजा तौर पर जदीद पंजाबी शायरी का एक अहम नाम तस्वुर किया जाता है। उसकी नज़में पढ़ते हुए कभी अफसाने और कभी ड्रामे का गुमान होता है। मोहन सिंह की एक ऐसी नज़्म अम्बी दे बूटे थले
आम के दरख्त के नीचे है। एक बूटा अंबीदा कर साड़े लगानी जिस थल्ले बेनानी सुरगां विच रहनानी की इसदा कहनानी वेड़ दागे नानी पर माही बाजूनी परदेसी बाजूनी ए मैनू वड़दा है ते खट्टा लगता है। आम का एक दरख्त हमारे घर में है जिसके नीचे बैठना जन्नत में बैठने के मुतरादिफ है। इसके बारे में क्या कहूँ, ये तो हमारे सहन का जेवर है, लेकिन मेरा महबूब परदेश में है और उसके बगैर ये दरख्त मुझे काटता भी है और खट्टा भी लगता है। ये एक तवील नज्म है जिसमें गीत का आहंग और मासूम जज्बों की खूबसूरत अक्कासी है। मोहन सिंह की नज्म रब का शुमार उसकी चंद बेहतरीन नज्मों में होता है। ये एक तवील नज्म है जिसमें खोज और उसके रास्ते में आने वाली रुकावटों का जिक्र है। इसकी चंद सतरें मुलाहिजा करें। रब एक गुंजलदार बुझारत, रब एक गोरख तंदा, खोल लगिया पेचिस्ते, काफर हो जाए बंदा, काफर होनू डर के जुंग। अब मोहन सिंह बतौर शायर मशहूर हो चुका था, लेकिन पंजाबी ज़बान की तरवीज के लिए कुछ मुख्तलिफ करना चाहता था। तब उसने पंजाबी के मारूफ रसाले पंज दरिया का आगाज किया, जिसका पंजाबी अदबी रसालों में एक अहम मकाम है। मोहन सिंह की बेकरार रूह अब भी मुतमईन न हुई तो उसने 1939 में नौकरी छोड़कर लाहौर में अपने इशाअती इदारे का आगाज किया। ये इदारा कामयाबी से चलता रहा, हत्ता कि 1947 की तक़सीम का साल आ गया। सरहद के दोनों तरफ फसादात शुरू हो गए। मोहन सिंह सोचने लगा, तो क्या वो लाहौर और रावलपिंडी से जुदा हो जाएगा? वो गली कुचे उसके लिए पराये हो जाएंगे जहाँ उसने अपने बचपन और लड़कपन के दिन गुजारे थे, जहाँ उसे बसंत पहली बार मिली थी, जिसने उसकी जिंदगी में रंग बखेर दिए थे। फिर वो दिन आ ही गया जब वो सरहद की लकीर पार कर रहा था, अपने दिलबर शहर को छोड़कर हिंदुस्तान जा रहा था। उसके दिल का अजीब आलम था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे वो अपनी जात का एक हिस्सा यहीं छोड़कर जा रहा है। उन्नीस सौ सैंतालीस में मोहन सिंह सब कुछ छोड़कर अमृतसर चला गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अपना आबाई गांव धमियाल छोड़ना होगा, पोठवार की सहरंगेज हवाओं से जुदा होना होगा। वो अमृतसर तो चला गया था, लेकिन उसका दिल कहीं छोड़ी हुई मंजिल में धड़क रहा था। अब यही हकीकत थी और मोहन सिंह ने इस हकीकत को तस्लीम करना था। उसने लाहौर से पब्लिशिंग का कारोबार अमृतसर मुंतकिल कर लिया था, लेकिन कोशिश के बावजूद अमृतसर में कारोबार जम न सका। तब उसने फैसला किया कि वो लुधियाना चला जाए। उसने अपने साजो सामान समेटा और लुधियाना चला गया और फिर वहीं का होकर रह गया। लुधियाना आकर भी उसके दिल की बेकरारी न गई। उसे लाहौर की याद आती तो वो खुद ब खुद मुस्कुरा उठता। कैसा शहर था, जिंदगी से भरपूर। इस शहर ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। लाहौर को याद करते करते उसकी नजरों के सामने अमृता प्रीतम का चेहरा आ जाता, जो उसे लाहौर में मिली थी और जो उसे पहली नजर में ही अच्छी लगी थी। वो भी पंजाबी में शायरी करती थी। अमृता की आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी जो देखने वाले को मशहूर कर देती थी। मोहन सिंह ने पहली बार अमृता को देखा तो उसकी जानिब खिंचता चला गया। दोनों की उम्रों में बहुत फर्क था। मोहन सिंह अमृता से उम्र में बड़ा था, लेकिन कहते हैं मोहब्बत उम्र और मर्तबे को खातिर में नहीं लाती। मोहन सिंह की कोशिश होती कि जब भी कोई मौका मिले वो अमृता से मिले और उससे ढेरों बातें करे। उस वक्त तक मोहन सिंह पंजाबी जबान में एक बड़ा नाम बन चुका था। मोहन सिंह ने अमृता प्रीतम के लिए चंद नज़्में भी लिखी। यूं दोनों के ताल्लुक की बातें ज़बान ज़द आम हो गई, लेकिन ये यकतरफा मोहब्बत थी, क्योंकि अमृता तो पहले ही साहिर लुधियानवी के शहर में गिरफ्तार थी। आखिर एक रोज अमृता ने हिम्मत करके मोहन सिंह को साफ साफ बताने का फैसला किया। अपनी खुदनविश्त रसीदी टिकट में वो इस मुलाकात का अहवाल लिखती है कि जब मोहन सिंह अमृता के घर आए, अमृता ने उन्हें बताया कि मोहन सिंह जी, मैं आपकी दोस्त हूँ, आपका एहतराम करती हूँ, आप और क्या चाहते हैं? मोहन सिंह ने जवाब में कहा कुछ नहीं, और फिर बाद में मोहन सिंह ने एक मुख्तलिफ नज्म लिखी जिसमें अमृता के अल्फाज दोहराए गए थे। मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ, आप और क्या चाहते हैं? और साथ ही अगले सत्र में उदासी भरे लहजे में लिखा था, मैं और क्या चाहता हूँ। मोहन सिंह एक हसास दिल का मालिक था। यही हसासियत उसके अंग अंग में शायरी बनकर दौड़ती थी। खूबसूरत मंजर और किरदार उसकी शायरी का आब हयात पीकर अमर हो जाते थे। यूं उसकी शायरी में देहात के आम किरदार भी खास बन जाते, और यही मोहन सिंह के फन का कमाल। मोहन सिंह की नज्म पोठवार दी कुड़ी एक ऐसी नज्म है
मोहन सिंह की एक और नज्म उड़ीक यानी इंतज़ार मुलाहिजा करें, जिसमें पोठवार की ऊंची नीची ज़मीन की ढक्कियों के मनाजर, महबूब की दूरी और इंतज़ार की शिद्दत की कैफियत है। ये बात आम है कि पोठवार के नौजवानों की अक्सरियत नौकरी की तलाश में घरों से दूर होती है। कभी कभार वो छुट्टी पर कुछ दिनों के लिए घरों को वापस आते। सरगी वेले सुफना डिठा, मेरे सोने आओ नाजनी, पई चढ़ा में मुड़ मुड़ कोठे, कर कर लखा बजनी, तड़कूं तड़कूं कोठी करती, फड़कूं फड़कूं रगनी, कदन टक्यूं ऊंची होसी, ओ शिमले वाली पगनी। अला सुबह मैंने ख्वाब देखा है कि आज मेरा महबूब आएगा, इसलिए मैं 100 हीले बहाने करके बार बार छत पर जाकर उसकी राह तकती हूँ। मेरे मन में अजीब सा इस्तराब है और रगें जैसे टूट रही हैं कि अब कब उसकी शिमले वाली पगड़ी इस बुलंदी से उभरेगी। मोहन सिंह की जिंदगी में एक अजीब सी बेकरारी थी। हर दम कुछ नया करने की धुन, हर लहजा एक नए ख्वाब की आरजू, नए मंजरों की यही तलब उसकी शायरी में यहाँ वहाँ नजर आती है। मोहन सिंह की मनपसंद जिंदगी का अक्स उसकी खूबसूरत नज्म हवादा जीवन यानी हवा की जिंदगी में नजर आता है। दे हवादा जीवन सानू सदा खोज विच रहिए, हर दम तलब सजंदी करिए, ठंडे कदे न पइए, इको साए पजदे जाइए, किसे पड़ा न लइए, देख मुलायम सेज फुलांदी तरना मार न बइए, सो रंगां दे विचों लंघ के फिर भी बेरंग रहिए, जे कोई बुलबुल हाका मारे कन विच उंगलां दइए, जो एक कंडा पल्ला पकड़े छिड़िए ते नस पइए, दे हवा दा जीवन सानू सदा खोज विच रहिए। हमें हवा का जीवन दो कि सदा मतलाशी रहें, हम वक्त महबूब की तलब में रहें, पहाड़ों को सर करें, एक ही हान में चलते रहें, कहीं पड़ाव न डालें, जिंदगी की आसाइश देखकर सुस्त कदम होकर बैठ न जाएं, 100 तरह की रंगीनी से गुजर कर भी बेरंग रहें। अगर कोई बुलबुल भी आवाज दे तो कान न धरें, और अगर कोई कांटा दामन से उलझ जाए तो दामन छुड़ाकर भागते बने। हमें हवा का जीवन दो कि सदा मतलाशी रहें। मोहन सिंह का तख्लीकी वफूर शेरी सांचों में ढलता रहा और वो नित नई तख्लीकात मंजर-ए-आम पर लाता रहा। शेरी मजमूओं के अलावा बाकायदगी से अपना अदबी रसाला पंज दरिया भी निकाल रहा था। मोहन सिंह के अंग अंग में पंजाब बसता था, जो 5 दरियाओं की सरजमीन है। इन दरियाओं में एक दरिया दरियाए चनाब है, वही चनाब जिससे पंजाब की मशहूर रूमानी दास्तानें सोनी महिवाल और हीर रांझा वाबस्ता हैं, जो पंजाब के गांव की चौपालों में अब भी गाई जाती हैं। मोहन सिंह को अपने पंजाबी होने पर नाज था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी मौत के बाद उसके जिस्म की निशानियां गंगा जमुना के बजाय चनाब के पानियों में बहाई जाएं, जो सोनी और हीर की रूहें अब भी बेकरार फिरती हैं। मौत के बाद भी पंजाब की रवायत से जुड़े रहने की तमन्ना मोहन सिंह की नज्म चनाब यानी चनाब में नजर आती है। मेरे फुल चना विच माने, मैं शायर मेरे फुल साहवे, कदर इना दी कोई आशिक पावे, गंगा बामनी की जाने, मेरे फुल चना विच पाने, रूहां हीर ते सोनी दियां, रूहां हीर ते सोनी दियां, फिरन चना दे अंदर पईयां, पैर दुआं दे वाने, मेरे फुल चना विच पाने। मोहन सिंह की हंगामा खेज जिंदगी आखिर एक उदास तन्हाई में बदलती गई। दिन को वो दुनिया के धंधों में मसरूफ रहता, लेकिन जब शाम पड़ती और वो तन्हा होता तो उसे अपना पोठवार और उसके गली कूचों में बताए हुए दिन रात बेतरह याद आने लगते। उसे दरियाए सवां के किनारे गर्मियों की शामें याद आती तो पूरे की ठंडी हवाओं का लम्स अपने गालों पर महसूस करता। तब उसे अपने बसंत की याद आती, बसंत जो पोठवार की खुश रंग फिजाओं में परवान चढ़ी थी, जो उसकी जिंदगी में कौसे कज़ा की तरह आई थी, उसकी जिंदगी में रंग बखेरे थे और फिर एक रोज चुपके से अजल की वादी में उतर गई थी, जहां जाकर कोई वापस नहीं आता। लुधियाना के घर में अकेला बैठा मोहन सिंह अक्सर सोचता, जिंदगी का मेला भी कितना मुख्तसर है। अभी अभी तो सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, कैसी रौनक थी, कैसी खुशियां थी, कैसे रंग थे, और फिर देखते देखते शाम का अंधेरा फैल गया और रुखसत का वक्त आ पहुंचा।